जाति जनगणना का विषय है, ये बिहार स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये वात्सल्य जी मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, ये छोटा एनआरसी है। ये सरकार बहुत सोच के, बहुत कैलकुलेट करके इस स्टेप को उठाया है। देखिए मोहन भागवत जी से जो कल मुलाकात हुई थी, अब अंदाज हम लोग लगा सकते हैं जरूर कि उन लोगों की इसी विषय पर बातचीत हुई होगी। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपसे फिर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जब फंसोगे तो आप अपना रूप चेंज करोगे। आप छल कपट सब कुछ जायज है राजनीति में। कोई भी राजनीतिक दल इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी और क्या कहते हैं दलित वोटों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह जातिवाद बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है और संभवतः इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं कि इस देश में जाति ये तनाव को पैदा कर के और डेमोग्राफी चेंज को और धर्मांतरण को गति दिया जा सकता है। कर रहे थे लालू, मुलायम और शरद यादव, और यही मुलायम सिंह जब आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण की बात हुई तो अपने कलम से उन्होंने उसको रगड़ दिया था कि नहीं देंगे प्रमोशन में आरक्षण दलित वर्ग को। एक बड़ी खबर की उम्मीद थी। आज का दिन बड़ा खास था। कल हम चर्चा कर रहे थे, सिंह साहब हमारे साथ थे, प्रशांत कुमार सिंह जी जो इंटरनल सिक्योरिटी मामलों के एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उम्मीद थी कि कल रात में कोई बड़ी खबर आ जाएगी या सुबह तक कोई खबर आ जाएगी। खबर बड़ी आई, लेकिन जिसका हमें इंतजार था वो खबर नहीं थी। वो खबर जो आई है वो भी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत दिनों से उसका इंतजार था, प्रतीक्षा थी। वो खबर है जाति जनगणना से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया है कि जो कास्ट सेंसस है वो भी जो जनगणना कराई जाएगी उसी के साथ होगा। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, सरकार और उसके समर्थक बता रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सिंह साहब तो मौजूद हैं ही। आज चीन पर इनसे बात होने वाली थी, लेकिन सर आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज चीन पर हम बात नहीं करेंगे। चीन पर हम अगर आपके पास समय होगा तो कल बात करेंगे, लेकिन आज बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का। और क्योंकि आप बिहार में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला किया गया है। हमारे साथ एक और मेहमान आज जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं। अशोक मिश्र जी हैं, आरएनएस न्यूज एजेंसी के स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ दोनों जगह आप राजनीति की जब बात करते हैं तो जाति के बिना नहीं हो पाती है। और जाति जनगणना का जब ऐलान कर दिया गया है, क्या असर है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, सरकार को कितना क्रेडिट मिलेगा, दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस एक 2-3 मिनट में आज लोगों ने क्या क्या कहा है वो आपको सुना देता हूं, फिर सिंह साहब से और मिश्रा जी से समझा जाएगा। दिन की सबसे बड़ी खबर, देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो इसे सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले को बीजेपी और सहयोगी दल ऐतिहासिक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने यह फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। वहीं विपक्ष के अलग अलग दल भी क्रेडिट लेने की कोशिश में हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी के इस बयान की चर्चा कर रहे थे। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा,
मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चा छिड़ी हुई है और तमाम लोग अपनी पसंद के हिसाब से नेताओं को क्रेडिट दे रहे हैं। मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी, फुल स्पीड ब्रेकिंग। मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। मैं जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। तो सर फायदे की बात समझी जा रही है, फायदा माना जा रहा है, और इसकी शुरुआत तो वैसे अगर देखा जाए ये जो पूरा मामला है शुरू तो बिहार से ही हुआ है। नीतीश कुमार साहब ने एक सर्वे कराया, क्योंकि वो जाति जनगणना नहीं करा सकते थे, इसलिए उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे के रिजल्ट आए, वहीं से शायद राहुल गांधी को आइडिया मिला और राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, मांग करते रहे, मांग उठाते रहे। पहले लग रहा था कि सरकार डिनायल मोड में है, लेकिन माना जा रहा था कि एक ना एक दिन ये ऐलान होगा। लेकिन ऐसे समय पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, नजरें वहां थी, लेकिन वहां से शिफ्ट हो गया है ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव की तरफ, क्योंकि जाति जनगणना का जो फैसला है कैबिनेट ने लिया है, माना जा रहा है कि नजर बिहार चुनाव पर है। इसीलिए इस वक्त, क्योंकि इस समय इतना क्रूशियल मामला था, और मैं एक चीज और आपसे, क्योंकि आप से समझना जरूरी है, कल जो मोहन भागवत साहब मिले थे, क्या प्राइम मिनिस्टर यही उनसे चाहते थे, ग्रीन सिग्नल लेना चाहते थे? क्योंकि मन तो उन्होंने बना ही लिया होगा, कैबिनेट तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल मोहर लगाती है, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सिंह साहब? सबसे पहले आपसे समझते हैं, फिर मिश्रा जी से समझेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत जी से जो कल मुलाकात हुई थी, अब तो ऐसा लगने लगा है, क्योंकि 1 to 1 मुलाकात थी, तो क्या बातचीत हुई है तो कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है, पता नहीं लगा सकता है। लेकिन अब अंदाज हम लोग लगा सकते हैं जरूर कि उन लोगों की इसी विषय पर बातचीत हुई होगी, निश्चित रूप से। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ये जाति जनगणना का विषय है, ये बिहार स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि बिहार में ये अगर इस चीज की नहीं भी घोषणा होती, तो जो मैं स्थिति देख रहा हूं, जो जातीय समीकरण है बिहार में, और जिस तरह से भाजपा प्लस नीतीश कुमार मिलके, या फिर नीतीश कुमार प्लस आरजेडी मिलके जो समीकरण बन जाता है, वही भारी पड़ता है। तो आज के डेट में नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, तो वो भारी पड़ना ही है। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की चीज हो गई थी, बन गई थी, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था जाति जनगणना। 2011 में भी मनमोहन सिंह की सरकार में शरद यादव वगैरह काफी मुखर थे, बहुत सारे लोग मुखर हो गए थे, और एक तरह से कवायद की गई थी आधा अधूरा। अभी कहा जाता है कि तेलंगाना में भी जाति जनगणना हुई है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया है, और किसी भी स्टेट में शायद बातचीत की जाती है कि की गई है। तो एक चीज ये है। लेकिन देखिए, ये जो मैटर है, ये मुद्दा है, इसको इस रूप में समझा जाए कि जैसे मंडल कमीशन गठित हुआ था 1970 के दशक में और रिपोर्ट दिया था, लेकिन उससे पहले से पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर समाज में टेंशन, तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती थी। 1960 के दशक के अंत से ही ये कवायद शुरू हो गई थी। तो वो जितना दिन उसको पेंडिंग रखिएगा, उतना ज्यादा टेंशन बना रहेगा। तो इस टेंशन को कहीं ना कहीं विराम तो देना ही है। एक चीज
ये मैटर है। क्योंकि देखिए आप सोशल लेवल पर आप देखें तो हम देखते हैं, एकदम व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं, हम देखते हैं कि सब जात के लोग अपने अपने स्तर पर, जैसे हम मिडिल क्लास हैं तो अपने मिडिल क्लास लेवल पर, जो अपर क्लास हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं या उद्योगपति हैं, वो अपने अपने लेवल पर, गरीब लोग अपने लेवल पर, सभी जातियों के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, सभी जातियों के लोगों को, दोस्त मित्रों को अपने निमंत्रण पर बुलाते हैं अपने घर में कार्यक्रमों में। तो सामाजिक लेवल पर ये जातीय तनाव कम हो रहा है, दूरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जातिवाद बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक बनाना है, अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करना है। ये चक्कर जो है, इस मजबूरी के तहत ये जातीय जनगणना को एक हथियार बनाया गया और कांग्रेस को लगा, और संभवतः इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं कि इस देश में जाति ये तनाव को पैदा कर के और डेमोग्राफी चेंज को और धर्मांतरण को गति दिया जा सकता है। अन्यथा हिंदुओं में जो एकता होगी, बटोगे तो कटोगे वाली बात चलेगी, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा धर्मांतरण करना या डेमोग्राफी चेंज करना। अभी आप देख लीजिए कि एक छोटा सा गर्म पानी थोड़ा सा डाल दिया बिल में तो कितने बिल बिला के लोग बाहर निकले। 5 लाख महिलाएं जो पाकिस्तान में ब्याही हैं, हिंदुस्तान में रह रही हैं, और एवरेज सबके 5 बच्चे हैं, यानी 25 लाख बच्चों के साथ, और यहाँ का अन्न खा रहे हैं, यहाँ का राशन ले रहे हैं, यहाँ का सुख सुविधा उठा रहे हैं पाकिस्तानी। जी मैं तो आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। अगर मान लीजिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती पहलगाम में, तो आपको तो जानकारी भी नहीं पड़ती, आपको जानकारी नहीं मिलती, या आप जैसे लोगों के पास जानकारी है जो सरकार तक डेटा देते हैं। तो देखिए 11 साल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होगी। जवाबदेही किसकी होगी ये समझना होगा। अगर ये ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके लिए आप किसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिस समय सब नजरें पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, भारत सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि उन तस्वीरों को देखकर खून खौल रहा है, वो क्या राइट टाइम है? क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है कि इस समय आप ऐलान कर रहे हैं? क्योंकि आप आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। ये टाइमिंग क्या कहती है टाइमिंग? जी बिल्कुल, आपने 2-3 चीजें कही, तो उसमें मैं बता दूं कि एक तो ये चीजें जो अभी 5 लाख महिलाएं और 25 लाख बच्चे ये जो निकले, ये सही में, जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मेरे घर में वायरिंग है और कहीं कहीं स्पार्क होता है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक दिन वो आग पकड़ लिया तब हमने फायर ब्रिगेड बुलाया, उसके बाद हमने वायरिंग वाले को बुलाया, वायरिंग भी ठीक किया, फायर भी बुझाया। तो ये उसी तरह की चीज है। सरकार को, सरकारी मशीनरी को सारा चीज पता था कि इतने सारे पाकिस्तानी, इतने बांग्लादेशी, रोहिंग्या सारे रह रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो स्पार्क की तरह था, कोई ध्यान नहीं देता था, चलो ठीक है चलता है। लेकिन जब आग लगी तब लोगों को इमरजेंसी कॉल करना पड़ा, तब ये सारा चीज सामने आया। तो एक चीज ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि सरकारी मशीनरी प्रोएक्टिव नहीं थी, इतना तो हम ब्लेम कर सकते हैं, और सरकार भी इस मामले में ढीला ढाला थी। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए तो सही। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये टाइमिंग जो है, आपने सवाल उठाया, तो ये टाइमिंग संभवतः मोदी जी को आज न कल ये चीज तो करना ही था, घोषणा न करने का सवाल ही नहीं था। आज क्यों किया आपने? आप कल कर लेते, हाँ, आने वाले कल में कर लेते, लेकिन आप जब उम्मीद की जा रही थी कि आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे पाकिस्तान जो अंदर से घबराया हुआ है उसके पैर कांप रहे हैं। आपकी पार्टी खुद, भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग विंग्स, जैसे छत्तीसगढ़ में पोस्टर निकाला गया कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, ऐसे टाइम पर आप खुद अपने स्टैंड से अलग जा रहे हैं। आप कभी भी घोषणा करते, वो तो मैंने कहा, ये तो बार बार लोग कह रहे थे कि ये तो होना ही है, होना है, आज होता, कल होता, परसों होता, लेकिन इस समय देश बड़ी चीज है। आप खुद कह रहे हो कि खून खौल रहा है, तो इस समय ये लाकर क्या खून को ठंडा करने का प्रयास है, क्या है ये? देखिए एक चीज है, जैसे इजराइल में हुआ, हमास ने जो किया, उसके बाद इजराइल को तैयार करने में अपना मोटा मोटी 20 दिन से ज्यादा समय लगा था रिटेलिएट करने में।
बहुत से देशों में इस तरह का चीजें देखने को मिलती है कि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि आज हुआ, कल हुआ, आज रात को हो जाएगा, कल रात को हो जाएगा, ये सब चीजें जो हो रही थी थोड़ा सा असहज कर रहा था। और इतना ही नहीं, एक तो इधर से प्रो मतलब हाइप हो रहा था और एक एंटी वेव भी चल रहा था, जो लगातार इस तरह की चीजें कर रहा था कि ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा, चीन इसमें आ जाएगा बीच में, तो फलाना आ जाएगा, तो ठिकाना आ जाएगा, इसके अलावा उसके पास न्यूक्लियर बम है, तो ये है, तो वो है। इन सब चीजों से एक मतलब अच्छा चीज नहीं हो रहा था, इससे अटेंशन जो है, फोकस डेविएट हो रहा था। तो ऐसा में लगा कि एक चीज दूसरा चीज डाल देते हैं सामने, जिस पर लोगों का ध्यान चला जाए और हम अपना चुपचाप एक तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि ये पता नहीं ये चीज हमको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा ये आकलन यही है। नहीं सर, निश्चित तौर पर आप यहाँ हैं तो आपको बताना ही चाहिए। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा कि फायदा किसका, लेकिन क्योंकि मिश्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। दूसरा, मैं इनसे सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर जो उनकी पहचान बनी 2012 के बाद, जब वो उपवास पर बैठे थे, सद्भावना उपवास पर, तो माना गया कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उस समय एक गुजरात मॉडल सामने था, विकास पुरुष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान थी। 2014 आते आते एक हिंदू हृदय सम्राट की उनकी इमेज बनी, क्योंकि तब तक बाला साहब ठाकरे इस दुनिया से चले गए थे और जिन्हें कहा जाता था ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट। उसके बाद एक इमेज आई ओबीसी लीडर की, कि प्राइम मिनिस्टर जो विकास पुरुष, हिंदू हृदय सम्राट, फिर ओबीसी नेता, गरीब और ओबीसी, एक इमेज गढ़ी गई। और आज जब उन्होंने ये ऐलान किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ओबीसी के हितों को देखते हैं, गरीबों को तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे थे। ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं? ये विपक्ष के दबाव की वजह से लिया गया है या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से लिया है, सोच के बैठे थे और ये तय करके बैठे थे कि नहीं जी 30 अप्रैल को ही मुझे फैसला करना है? देखिए वात्सल जी, ये मामला बहुत बड़े वर्ग को छूता है, समझ रहे हैं? तो इसके अगर राजनीतिक तौर पे आप इसको देखते हैं तो इसके बड़े नफे नुकसान होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी और क्या कहते हैं दलित वोटों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ये बात तो जग जाहिर है। इसी पे पॉलिटिक्स होनी है। अब सवाल ये उठता है कि जो टाइमिंग चुनी है उन्होंने, हो सकता है कि वो पहले से एक जो असंतुष्ट वर्ग था, भाई जब ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रहे थे, उस समय कुछ असंतुष्ट तैयार हो गए थे, जिसका परिणाम इन्होंने भोगा लोकसभा के इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं वो चीजें चली आ रही थी, इनको करना ही था। विदाउट ओबीसी को साधे अब भारत की राजनीति नहीं सज सकती है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की जो आपने कही, तो मोदी जी बेसिकली हिंदुत्व के चेहरे पे ही गुजरात में आए थे, है ना। मोदी जी को देखा जाए तो 2002 के बाद ही हाइप मिली है, भले बुरे सेंस में कुछ टाइम के लिए रही हो, लेकिन उसके बाद मोदी जी को कमतर रखना ही हमारी विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। मोदी जी को आप जैसे आपने कहा कि उनके कितने परिवर्तन हुए इस पूरी यात्रा में, वो मायने रखता है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपसे फिर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जब फंसोगे तो आप अपना रूप चेंज करोगे। आप छल कपट सब कुछ जायज है राजनीति में, और आज की राजनीति में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज है। अब आज आप उनको कह रहे हैं कि वो ओबीसी के चेहरे हैं, कल आप कहोगे कि महिलाओं के चेहरे हैं। सच बात है ना कि उनके राजनीति करने का जो तरीका है, मेरे कहने का सवाल नहीं है अशोक मिश्र जी, ये मेरा कहना नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ आप क्या अपनी तस्वीर पेश कर रहे हैं, आप किस ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। एक तरफ आरएसएस जहां से पितृ संगठन है, जहां से आप डायरेक्शन लेते हैं, वो आरएसएस जिसकी प्रयोगशाला आपने गुजरात को बनाया, कुछ हद तक मध्य प्रदेश भी उसकी प्रयोगशाला है। वो मोहन भागवत साहब 2015 का इलेक्शन बैठे हैं, सिंह साहब याद होगा इनको, आरक्षण की समीक्षा की कई बार बात कर चुके हैं। तो आप फैसला ले सकते हैं, बिल्कुल आपको लेना चाहिए, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करके लेना चाहिए, आपको ये बता के लेना चाहिए। और आज जो विपक्ष क्रेडिट ले रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको नलीफाई कैसे कर पाएंगे, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। क्योंकि ओबीसी की जो जातियां हैं, बीजेपी आज से थोड़ी उसको कर रही है, गोविंदाचार्य जी ने बहुत पहले से किया।
कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, जहां आप लखनऊ में बैठे हुए हैं। कल्याण सिंह अगर ओबीसी नहीं होते, बीजेपी की तो गैर यादव ओबीसी को साधने की पुरानी रणनीति थी। अब उन्होंने यादवों को भी रखना चाहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहन यादव साहब को बनाया गया, उनको यूपी बिहार दोनों जगह चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भेजा गया। इसके बाद जो जानकारी मेरे पास है, सिंह साहब उसको और दुरुस्त कर सकते हैं, कि भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है। भूपेंद्र यादव को बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए नाम उनका सामने आ रहा है, और वो सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। लंबे टाइम तक उन्होंने बिहार में काम किया है, तमाम साउथ इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था, लेकिन जो मेरी जानकारी है भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है, तो अब ये यादवों को भी साधना चाह रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स तो हमेशा करते रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या फायदा ले पाएंगे, सवाल ये है। देखिए, फायदा बिल्कुल ले पाएंगे, फायदा अभी तक लेते आ रहे थे। बीच में लोकसभा चुनाव में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, उन चीजों को जो वो डेंट लगा है इनको, उसको एक तरीके से आप कह लें कि अब ये सही करना चाहते हैं, उस डेंट से निकलना चाहते हैं। दूसरा एक चीज और ये भी देखिए ना, सपोज करिए कि आप रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पे, खुदा ना खास्ता हम युद्ध में जाते हैं, तो उस केस में भारत में असंतुष्ट नहीं होने चाहिए ना, कम से कम जनता में विश्वास तो होना ही चाहिए कि चलो ठीक है यार, एक काम कर दिए। उससे भी आप रिलेट करेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है सरकार ऐसा भी सोच रही हो। हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं। ये मांग उठ रही थी क्या मिश्र जी? ये मिश्र जी ऐसी मांग तो नहीं उठ रही थी, ऐसी नहीं, मांग मैंने आज फिलहाल नहीं देखी। मैं इसको दूसरे ढंग से थोड़ा सा नहीं देखा। ये तो ऐसा था कि आप इंतजार कर रहे थे किसी फैसले का, जादूगर ने टोपी से कबूतर निकाल के उड़ा दिया। मुझे तो सिंह साहब का तर्क ज्यादा बेहतर लग रहा है कि इतनी हाइप बना दी गई थी, उस हाइप को शायद कंट्रोल करने के लिए सरकार ने किया है। फैसला अच्छा है, जाति जनगणना से केवल ओबीसी को फायदा नहीं मिलेगा, जाति जनगणना तो हमारी आपकी जातियों में भी कितने लोग हैं इसकी भी जानकारी होगी, हमारे आपके साथ कितने लोग हैं या बाकी दूसरी जातियों की होगी। राहुल गांधी तो अब आरक्षण समीक्षा की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50% का कैप हटाने के लिए हमने बात की थी। तमाम लोग अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो राहुल गांधी की तमाम क्लिप्स को कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी उत्साह में हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में हो, बिहार में हो, हर जगह उत्साह मनाया गया, एक जश्न का माहौल है। और क्यों ना हो, पहली बार वो करा रहे हैं, उनके पास ये क्रेडिट लेने का उनको मौका भी है, क्योंकि आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस जो अपोजिशन में है, अभी हमने बाइट सुनवाई थी अखिलेश यादव की, उन्होंने कहा था कि अगर 2011 में कांग्रेस तैयार हो गई होती तो आज ये मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंह साहब, मैं समझना चाहूंगा, फायदे की बात को मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मिश्र जी भी कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक फैसला जब लिया जाता है तो बिना नफा नुकसान कैलकुलेट किए हुए फायदा तो आप देखते ही है। किस तरह का फायदा आपकी नजर में, किसे फायदा मिलेगा? जी, मैं अशोक जी के इस बात से तो खैर सहमत हूं कि राजनीतिक फैसले जो होते हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा नुकसान के लिहाज से लिए जाते हैं, और सभी पार्टियां करती हैं तो भाजपा क्यों नहीं करे, ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं 3 फैक्टर एक अलग से बताना चाहता हूं जो अभी तक हम लोग इस डिस्कशन में नहीं लेकर आए। मैं अपना मतलब लेकर आ रहा हूं, और आप, मुझे लगता है कि जरूर एग्री करेंगे, और आपके ऑडियंस दर्शक भी जरूर इस पर बात पर एग्री करेंगे। एक चीज है जो पहले ही मैंने चर्चा की कि 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं और उनके 25 लाख बच्चे, जो डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है इस देश में, जो धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके संदर्भ में ये जो जातीय जनगणना होगी, पहला पॉइंट, ये जो जातीय जनगणना होगी ये एक छोटा एनआरसी है। आप इसको इस रूप में भी देखिए। ये वात्सल्य जी, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, ये छोटा एनआरसी है। ये सरकार बहुत सोच के, बहुत कैलकुलेट करके इस स्टेप को उठाया है। वहां से हाइप हटाने के लिए तो किया है, लेकिन एक छोटा एनआरसी है ये। दूसरा चीज कि अशोक जी ने जो कहा कि असंतोष वाली बात, असंतोष किसी में भी नहीं है। हम किसी पर भी, किसी के देशभक्ति पर, देश निष्ठा पर नहीं कर सकते हैं। शायद अशोक जी भी वही चीज कहना चाह रहे होंगे, दूसरे ढंग से दिए। असल में कहना ये चाह रहे होंगे, और मैं भी वही चीज कहना चाह रहा था, बहुत पहले से मैं सोच के रखा हूं, कि जो हमारे ओबीसी भाई हैं, दलित भाई हैं, तमाम समाज के लोग हैं, वो लोग की निश्चित रूप से जनसंख्या हम लोगों से, मैंने अपर कास्ट के लोगों से बहुत ज्यादा है।
तो उनको भी मेन स्ट्रीम में, मेन लाइन पर लाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उनको भी इस समस्या को टेकल करना है, टेक ऑन करना है, उसको आमने सामने से उस समस्या को अपने छाती पर आकर लेना होगा। किस देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है बाहरी ताकतों के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, रोहिंग्या के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा और भी कुछ बाहरी शक्तियों के द्वारा, तो उनको भी इसमें आना होगा। तो इसलिए उनके लिए भी रास्ता बनाना है और शायद मोदी जी ने यही काम किया है कि भाई जाति जनगणना हम कराएंगे, आप खुश रहिए और आप आगे आइए, मेन लाइन पर आइए, और देश की जिम्मेवारी जितनी और लोगों पर है उतनी आप पर भी है, सब लोग मिलकर इस देश की समस्याओं का सामना करें। एक चीज ये भी है, और तीसरी जो फैक्टर है ये भी एक बहुत अपने आप में अद्भुत है। एक चीज ये भी इस जाति जनगणना में आएगी कि जिसे आरक्षण का आधार क्या है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि 50% के सीलिंग को तोड़िए, कैप को हटाइए, ठीक है, कानून बनाकर हटाइए, ठीक है, उसके लिए भी तैयार हैं, कर दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा, सीलिंग हटा दिया जाएगा, कैप हटा दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण का मूल आधार क्या है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उन्हें ओबीसी माना गया। तो उनमें जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर जिनका ऊंचा उठ गया है, उनको वहां से निकालना भी तो होगा, तो वो काम भी तो करना होगा। तो हो सकता है कि इसमें वो भी काम हो, कुछ जातियां वहां से बाहर हो जाएं, ताकि जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनको ज्यादा फायदा मिले। इस चीज की भी व्यवस्था मोदी जी कर सकते हैं, इसमें निश्चित रूप से कर सकते हैं। और एक बात और है जो मैं ऐसे ही मतलब लाइटर नोट में कहना चाहता हूं कि ये आरक्षण जो है शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि एक राजनीतिक टूल है, एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। जैसे यही मुलायम सिंह 1990 के दशक में मंडल कमीशन पर उछल रहे थे और जाति युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे थे, लालू, मुलायम और शरद यादव। और यही मुलायम सिंह जब आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण की बात हुई तो अपने कलम से उन्होंने उसको रगड़ दिया था कि नहीं देंगे प्रमोशन में आरक्षण दलित वर्ग को। तो जहां आपका स्वार्थ आता है वहां आरक्षण सही है, जहां आपका स्वार्थ नहीं है वहां आरक्षण गलत है। ये भी तो आपका कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को भी तो एक्सपोज करना है। जी जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक और बात कही जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये कहा जाता है बार बार कि जो जातिगत राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, ज्यादातर पार्टियों को आप देखें वो परिवार में फंस के रह गई हैं। तो अगर ये कास्ट सेंसस होता है और नए लोग उभर के आते हैं, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से वो निकल कर आए हैं, एक नए उभरते हुए नेता हैं, इस तरह के और भी लीडर्स सामने आ सकते हैं। जो आपने सही कहा कि जो आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद तमाम ऐसी जातियां जो उभर कर सामने नहीं आ पाई हैं, हो सकता है इसके बाद उन्हें भी फायदा मिले। फायदे की बात है मिश्र जी, मैं और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या केवल ओबीसी को ही फायदा होगा या आपकी नजर में किसी और को भी फायदा हो सकता है? देखिए, फायदा नुकसान दोनों होना है और एक आंकड़ा तो आ ही जाना चाहिए। अभी तो जनगणना ही नहीं हुई बहुत दिनों से देश के अंदर, तो जनगणना तो बहुत आवश्यक हो गई थी। साथ ही साथ आप ये देखिए, जहां तक फायदे की बात है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें सही है कि अगर आंकड़ा आ जाएगा तो जो क्रियान्वयन योजनाओं का होगा वो ये अच्छे से हो जाएगा, उसका अपना एक फायदा है। लेकिन ये है कि उसके अपने कुछ नुकसान भी हैं। उसमें सपोज बहुत सारे नुकसान है जो अभी धरातल पे आने के बाद चीजें दिखेंगी। अभी तो हम लोग केवल कह सकते हैं कि भाई ये होगा तो ये हो जाएगा, अभी सारी चीजें होनी बाकी हैं। तो इसलिए अभी हम लोग का कयास यही है, जो मतलब हम एक नतीजे पे तभी पहुंचेंगे जब ये चीजें धरातल पे आ जाएंगी। अभी जनगणना होने पे मुझे लगता है सरकार चुनाव तक तो चला ही जाएगा, क्योंकि जिस जैसी स्थिति है देश की एट प्रेजेंट, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, दूसरा आप जातीय जनगणना कैसे करा लेंगे इस मनोदशा में? देश का मूड ही अभी दूसरी तरीके का है। तो आने वाले टाइम में विपक्ष का भी दबाव है, विपक्ष ने इसमें वोट देखा है अपने लिए, और भाजपा, चूंकि भाजपा का ही वोट है ज्यादातर, वो भाजपा इस वोट को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है, इसलिए भाजपा ने ये कदम उठाया है। रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग पूरा देश विश्वास में रहेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार के कंधे में कंधा मिलाएगा, तो सरकार और जनादेश
के दम पे जब किसी से भिड़ेगी, लड़ेगी, किसी के क्या कहते हैं राष्ट्रभक्ति पे सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब आप कोई भी सरकार होती है, जैसे पाकिस्तान में ही आप ले लीजिए, तो पाकिस्तान में क्या स्थिति है? सरकार का कोई वजूद नहीं है, वहां कुछ लोग सरकार हैं, जो 10 लोग कोट पहने घूम रहे वही लोग सरकार हैं। तो वो नहीं है ना, कम से कम अपने यहाँ तो ये चीजें नहीं है कि जन समर्थन आपको प्राप्त करना होगा। बहुत सारी चीजें, इसमें फायदा बहुत सारा है, लेकिन इसके नुकसान जो है वो भी बहुत बड़े होंगे। लेकिन वो तब इस बारे में एकदम से कंफर्म कहा जा सकता है जब चीजें धरातल पे आ जाएंगी। अब असली जातिवाद अब शुरू होगा। अभी तक तो क्या पता चलेगा, किसी को मालूम चल जाएगा कि भाई आप इतने लोग हो, और लोकतंत्र में लोगों की है, तो वो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन देखना होगा आगे आने वाले समय में, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वत्सल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं, हालांकि ये सामने है, कोई बहुत ज्यादा वैमनस्य नहीं होगा, क्योंकि हमने बिहार का सर्वे देखा। बिहार के सर्वे के बाद हमने नतीजे देखे, जेडीयू और बीजेपी, उनकी 12-12 सीटें मिली, 4 सीटें मिली आरजेडी को और 3 सीटें मिली कांग्रेस को। तो फायदा कहाँ कैसे, अगर बिहारी पैमाना है, लोकसभा चुनाव से एक झलक मिल सकती है। दूसरी बात, फायदे कई होंगे। जाति जनगणना भले ही कहकर इस बार हो रही है, वरना सरकार के पास जो डाटा जाता है उसकी जानकारी तो सरकार को रहती है, कितनी जाति के कितने लोग हैं, ये बहुत ही क्लियर रहता है। और मुझे नहीं लगता कि वैमनस्य रहेगा। जैसा सिंह साहब ने कुछ देर पहले कहा कि सारी जातियों के बीच में से बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, राजनीतिक दल ही उन बैरियर्स को बना के रखते हैं। या हम 3 लोग बैठे हैं इस पैनल में, 3 अलग अलग जातियों के लोग हैं, और तमाम लोग हमारे पैनल में भी आते हैं, और हम उन्हें जाति पूछकर नहीं, ज्ञान पूछकर आमंत्रित करते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, बड़ा अच्छा फैसला है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, एक चीज के लिए तारीफ करनी होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और निश्चित तौर पर वो खुद भी कहते हैं कि कई बड़े फैसले मेरी किस्मत में है, मेरा इंतजार करते हैं। आजादी के बाद तमाम सरकारें रही, मिली जुली सरकारें भी रही, ऐसी सरकारें भी रही जहां वीपी सिंह साहब थे। मंडल ताकतों को तभी मजबूती मिली, जिन्हें मंडल ताकत कहा जाता है, यानी ओबीसी वर्ग। और बाद में वो सारे तमाम ताकतवर लोग, जिनमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, उनके समर्थक भी आज उनको क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट मिलना भी चाहिए, लेकिन वो उन सरकारों में भी रहे, लेकिन उस समय भी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। यूपीए की सरकार में तो उनका बड़ा प्रभाव बताया जाता था। तो इसके लिए एक बधाई देनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। टाइमिंग सरकार ने अपने फायदे के हिसाब से सोचा होगा, और मुझे मालूम है कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद परिसीमन भी होना है, इसकी भी चिंता तमाम लोगों को है। सिंह साहब, कभी आपसे बात की जाएगी कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं, साउथ नॉर्थ डिवाइड की भी एक बहुत सारी बातें चल रही है। हो सकता है वैमनस्य उससे ज्यादा हो, जाति जनगणना से उतना ना हो। लेकिन सर, आज की चर्चा बहुत जरूरी थी, इसीलिए हमने चीन को कल के लिए पोस्टपोन किया। अगर कल आपका टाइम मिलेगा तो आपसे हम चीन पर भी बात करना चाहेंगे। मिश्र जी तो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, आप जुड़े, आपने अपनी मूल्यवान बातें रखी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका सर। सिंह साहब, आपका भी बहुत आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।